What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी IQ. कोड देखे कितनी शानदार है. ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, क्रम की शाखा को हिलाना पड़ता है. न होगा कुछ कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है. जो यहाँ पे लाइन बोली गई है लास्ट में कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है. आपके पास में मार्केट में हर एक चीज़ें अवेलेबल होगी. यहाँ पे आपके लिए टीचर होंगे अवेलेबल, आपके पास में इंटरनेट होगा, फ़ोन होगा, सारी बुक्स अवेलेबल होगी, फोटोकॉपीज अवेलेबल होगी. पर लेकिन आपको खुद से ही काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपकी जगह पे आपके फ्रेंड्स या फिर आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर या फिर सिस्टर आपकी जगह से पढ़ाई कर सके. आगे किताबें आपको ही पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम आपको खुद ही देना पड़ेगा. आपकी जगह कोई एग्जाम देके नहीं आएगा. तो इसीलिए अगर ये चीज़ें सब इतनी देखिए आसान होती तो कोई भी आदमी किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप लोगों को किसी ने अच्छी से अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ मिलता. पर लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, ये एग्जाम इस तरीके से सेट किए गए हैं कि आपको डिसिप्लिन बनाते हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के आते हैं, आपकी कैपेबिलिटी को इनहेंस करते हैं. तो उस तरीके से सारे एग्जाम्स का पैटर्न सेट किया गया है. अगर आप एक बार अपने आप को उस पैटर्न में ढाल लेते हैं तो फिर आप सारे एग्जाम आराम से क्रैक करते हुए निकल जाएंगे. बस कोशिश करो कि आपको उस पैटर्न को समझिए, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उस पैटर्न में अपने आप को ढाल लीजिए. फिर देखिए किस तरीके से आपका सब एग्जाम में सिलेक्शन होता है. तो मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने हैं, ख्वाहिशें नहीं देखनी है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. जो भी करना है उसको करने के लिए खुद से अपना प्लान बनाइए और उसको डेडिकेटेडली फॉलो करना स्टार्ट कीजिए. अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए. मॉर्निंग में अगर उठना है तो उठना है, अलार्म लगा लिया है तो उठने के लिए लगाया है, उसको फिर पोस्टपोन नहीं करना है. ठीक है. तो यही देखिए 90% जो आदमी होते हैं ना, क्या होता है, अलार्म लगा लिया है तो 5 मिनट पोस्टपोन कर देंगे. यार 5 मिनट सोने के बाद में क्या हो जाएगा ये बताइए खुद ही. तो ऐसे काम नहीं करने हैं. ये करते हैं पढ़ने बैठना है कि 5 मिनट बाद में पढ़ लेंगे. अभी पढ़ लीजिए ना, जो काम करना होगा उसको 5 मिनट बाद, उसको पढ़ने के बाद में कर लीजिएगा 5 मिनट ज़्यादा. तो ऐसा करना है. अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाएगी. और यही बात होती है, जैसे हमने न्यूटन का लॉ भी देखा था, स्टार्टिंग में हल्का सा पुश देना होता है. एक बार हल्का सा पुश दे दीजिए अपनी लाइफ को, फिर चीजें चलनी स्टार्ट हो जाती है. सबसे ज्यादा रिजिडिटी होती है जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं किसी चीज को स्टार्ट करने में आप लोग. ओके. तो आज 21 जून है. देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करने हैं. ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है. अब यहाँ पर यूपीएससी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप यहाँ पर कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं. और यहाँ पर वेबसाइट भी है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके. ये जो फर्स्ट आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पे जाने वाले हैं USA की. तो फिर से इस आर्टिकल को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा कल वाले पॉइंटों का भी हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे. ओके. ये वाला आर्टिकल फ्रांस से रिलेटेड है. तो फ्रांस में जो मैक्रोन है, उनकी जो पार्टी है वो कंप्लीटली बहुमत में आ गई है वहाँ पे. तो देखिए अब किस तरीके से अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं. थोड़ा फ्रांस का मैप का, यूरोप का और फ्रांस का थोड़ा मैप भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और थोड़ा सा उनकी इंटरनल चीज़ें समझ लेते हैं. हल्की सी आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए. ओके. ये वाला आर्टिकल बड़ा ही फिलोसफिकल टाइप ऑफ आर्टिकल है. इसमें थोड़ा फिलोसफिकल और थोड़ी पॉलिटिकल चीजें डिस्कस की गई है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम का नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे डिस्कस क्या किया गया है. देखिए मान लीजिए क्रिकेट के बारे में इन्होंने स्टार्टिंग की है. अगर हमारी टीम जीत जाती है या किसी भी कंट्री की टीम जीत जाती है तो हम बोलते हैं हम जीत गए हैं, हाँ इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया. पर लेकिन अगर हार जाती है तो सारा बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं कि इन्होंने हरा दिया, इन पे खेलना नहीं आता है, मजे लेके खेलते हैं, तो सारी बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं. कुछ इसी तरीके की चीजें हो गई है हमारी सोसाइटी में कि जो सब अच्छा सुनना पसंद करते हैं. अगर किसी चीज के बारे में क्रिटिसिज्म होता है तो उसको सुनना कोई पसंद नहीं करते हैं. और ये चीजें हमारे नेता भी खासकर समझ चुके हैं. वो भी वही चीजें बोलते हैं जो सोसाइटी को सुनना अच्छा लगता है. अगर पुअर की भी इन्होंने बीजेपी का एग्जाम्पल देते हुए समझाया है. जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बोला है कि वो पुअर्टी, जो पुअर पीपल है, गरीब पीपल है, उनको बोलते हैं ये हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है. मतलब पुअर्टी को घटाने पे फोकस करने के बजाय उनको अच्छे अच्छे वर्ड सुनाए जाते हैं. कोई भी दूसरा तबका है सोसाइटी का जो बहुत ही सही स्थिति में और सिचुएशन में नहीं है, तो उसके लिए पॉजिटिव वर्ड बोले जाते हैं. पॉजिटिव वर्ड बोलकर मतलब उसको अच्छा सुनाया जाता है. और ये अच्छा सुनाते सुनाते ही अगर देखा जाए, यहाँ पे आर्टिकल में नहीं दे रखा है, किसी भी कम्युनिटी को ले लीजिए, हर एक कम्युनिटी का लीडर ये समझ चुका है कि अपनी सोसाइटी के बारे में बस अच्छा बोलना है. अगर कुछ भी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ उंगली नहीं उठानी है. उसके खिलाफ उंगली उठाएगा तो सोसाइटी हमारे अपोजिट में हो जाएगी. तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का परसेप्शन बन गया है कि सबको अच्छा सुनाना है और बस अपना काम निकालना है. तो देखिए इस परसेप्शन को साइड में रखिए. थोड़ा जो एनालिटिकल बेस्ड चीजें हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझिए किसके साथ में गलत हो रहा है और कहाँ सही हो रहा है. तो अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कीजिए और जो सही है उसको सही बोलिए और जो गलत है उसको गलत बोलिए. ठीक है. गलत चीजों को कभी भी एक्सेप्ट न कीजिए. एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप उनके फॉलोवर है गलत चीजों के, तो कभी भी गलत चीजों को फॉलो मत कीजिए. तो इसी काइंड का ये फिलोसफिकल आर्टिकल है.
ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, इस वाले आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा। आज तक जीएम क्रॉप का पैटर्न क्या रहा है हमारी कंट्री में, कौन कौन सी जीएम क्रॉप यहाँ पे चल रही है और भी किन किन पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कौन कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है और अब की डेट में क्या सिचुएशन है, और यहाँ से आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी निकल के आएगा। ओके, ये वाला आर्टिकल है जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं उनसे इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के। तो यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जिक्र किया गया है। जैसे कश्मीर के इशू को ले लीजिए, कश्मीर के इशू में जिस तरीके से सिचुएशन आज की डेट में बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि पाकिस्तान का हाथ है उसमें। तो इसके दूसरा जिक्र यहाँ पे किया गया रशिया के बारे में कि आज की डेट में रशिया के साथ में पाकिस्तान के रिलेशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना का इंटरफेरेंस जिस तरीके से रहता है, अगर कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है उस टेररिस्ट ग्रुप को क्या करते हैं, मतलब हम बैन करने की कोशिश करते हैं यूनाइटेड नेशन में, तो क्या करते हैं चाइना वाले उसको बैन कर देते हैं। मतलब जो हमारा रिजोल्यूशन है उसको बैन कर देते हैं, टेररिस्ट को बैन नहीं करते हैं। तो इस तरीके की 2-4 चीजें और भी डिस्कस की गई हैं कि पहले रिलेशन कैसे थे और रिलेशन सुधर क्यों नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ तो समझ में आती है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो चाहती है रिलेशन अच्छे बनाना, पर लेकिन जो वहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वहाँ पे माना जाता है कि आर्मी की ज़्यादा चलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है रिलेशन सही निकल के नहीं आते हैं। और जब भी रिलेशन एक अच्छे लेवल पे जाने की बात होती है, सोचा जाता है कि रिलेशन अब थोड़ी सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड होने की बातें आने लगती हैं, तभी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। जिस तरीके उरी में अटैक हो गया, पठानकोट का अटैक ले लीजिए, तो उसी टाइम इस तरीके की एक्टिविटी निकल के आती है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों के हर्डल बने रहते हैं बीच बीच में। ओके, तो यहाँ पे जो नीचे वाला है ये आप लोगों ने आजकल देखा होगा, अमेजन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, या कोई भी जो ई नेटवर्किंग साइट है वहाँ पे ले लीजिए, तो आपको बहुत सारी छूट मिल रही होगी, हर एक प्रोडक्ट पे बहुत सारी छूट मिल रही होगी। तो ये छूट किस लिए दी जा रही है, तो ये प्री जीएसटी सेल बोला जा रहा है इसको। क्यों बोला जा रहा है इसको, हम लोगों ने देखा है कि 1 जुलाई से जो है जीएसटी इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो जो 1 जुलाई से जीएसटी इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों के जो रेट हैं वो चेंज होंगे। हम लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से कल हमने जेम्स और ज्वेलरीज के बारे में डिस्कस किया था, कॉटन्स के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरीके होटल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि होटल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो 5,000 तक का जो था उस पर टैक्स लगाने वाली जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 7,500 कर दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें हम डे बाय डे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेल क्यों लगी हुई है, सेल इसलिए लगी हुई है क्योंकि देखिए जैसे ही जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। ओके, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, और बहुत से मतलब दोनों चीजें होंगी, बहुत से की चेंज भी होगी, पर मैक्सिमम जो चीजें दिखी जा रही है, एक जो इक्विलिब्रियम निकल के आएगा उससे जो पुराने प्रोडक्ट हैं मतलब उनकी कॉस्ट ना बढ़ जाए। तो इसीलिए इस तरीके की सेल यहाँ पे लगाई जा रही है कि पहले से पहले इनको निकाल दिया जाए। पता चला कल को जीएसटी जब इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि जब से जीएसटी के प्रोडक्ट की मतलब रेट जो डिस्कस करना स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, तो तब से लेके इस तरीके की सेल आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। ओके, तो एंजॉय कीजिए। अगर सेल है, आप लोग कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, तो क्यों नहीं उसका एंजॉय कीजिए, आप लोग अच्छे से उसको खरीद सकते हैं। तो अच्छा मौका है वैसे। चलिए, जो भी है, नीचे वाला आर्टिकल कुछ नहीं है, काठमांडू के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे नेपाल की कैपिटल है। जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग बताइए कि नेपाल जो है इंडिया के कितने स्टेटों को टच करता है, बाउंड्री को टच करते हुए निकलता है। ठीक है, मैप को थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो आंसर दीजिएगा इसका। आइए आज क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट अपना वो देखते हैं आर्टिकल देख लेते हैं। ये देखिए जीएम क्रॉप से रिलेटेड आर्टिकल है। तो जीएम क्रॉप के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर हिस्ट्री की बात की जाए जीएम क्रॉप्स की, तो यहाँ पे देखिए 2002 से ये बीटी कॉटन स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले तो जीएम क्रॉप्स देखिए थोड़ी सी मॉडिफाइड क्रॉप बना दी जाती है, मतलब जो हमारी नॉर्मल क्रॉप्स हैं उनमें थोड़े से जीन्स में उसका मॉडिफाइड करके क्रॉप बनाई जाती है, जिससे कि उन पर जो कीट पतंगे हैं उनका इंपैक्ट कम पड़े, इन्वायरमेंट का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कम इंपैक्ट पड़े, उनको फर्टिलाइजर और जो पानी की कम जरूरत पड़े, तो ये सारी जो एडवर्स एक्टिविटी होती है उनसे उनके ऊपर कम इंपैक्ट पड़े। ये सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन किया जाता है क्रॉप्स के अंदर, तो उनको बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले कॉटन आया, जिसको कपास हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, गांधी जी भी इसके ऊपर ही काम किया करते थे, मतलब काता करते थे जिससे मतलब कपड़े बनाए जाते थे। तो सबसे पहले कॉटन को स्टार्ट किया। अगर कॉटन को देखा जाए तो यहाँ पे ये एक चीज होती है कि इसको हम खाने में ज्यादा यूज नहीं करते हैं, मतलब खाने में इसको पशु यूज करते हैं, जो इसके अंदर से बिनोले निकलते हैं, वो जानते होंगे, जो गांव में खल वगैरह जो पशुओं को डाली जाती है वो सब समझते होंगे। तो उसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है वो मतलब पशु खाते हैं, हमारे आदमी उनको नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंप्लीमेंट की गई। तो उस टाइम पे चीजें देखी गई, चलिए सही है, कहीं ना कहीं चीजें ठीक लेवल पे हो गई है, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया गया और उसे प्रोडक्शन भी होना स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ पे। ओके,
पर लेकिन जैसे चीजें आगे चलनी स्टार्ट हो गई, आराम आराम से इशू आने स्टार्ट भी सामने हो गए कि ये इशू है वो इशू है, तो ओनली कमर्शियली जो कल्टीवेटेड की जाती है, अभी हमारे यहाँ पे कॉटन कमर्शियली कल्टीवेटेड की जाती है। इसके बाद में फिर स्टार्ट किया गया, सोचा कि बीटी ब्रिंजल को स्टार्ट करते हैं, तो ब्रिंजल को स्टार्ट करने की बात की गई उस टाइम पे। तो जो डिसीजन है वो बीटी ब्रिंजल को स्टार्ट करने वाला डिसीजन जो था वो ओवरटर्न कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट ने, ठीक है, 2010 में। इसके बारे में हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। क्यों? देखिए उसका रीजन ये था, अगर देखा जाए ढंग से, जो ये कॉटन वाला सिस्टम है इसको तो आदमी कपड़े बनाते हैं पहनते हैं तो वो चीजें समझ में आती है, पर लेकिन ये डायरेक्ट आदमी खाएगा तो अगर इससे डायरेक्ट मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कई सारी। ये देखने को आ रहा था कि स्किन में एलर्जी हो जा रही है और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कैंसर की प्रॉब्लम बोल रहे थे कि इससे आगे चल के कैंसर की प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए उन सब इश्यूज को देखते हुए इसको क्या किया गया, इसको मतलब रोक दिया गया। उस टाइम पे जयराम रमेश जी थे जो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। तो इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे बात जो आ रही है निकल के, वो आ रही है मस्टर्ड से रिलेटेड, जिसको सरसों भी हम लोग बोलते हैं। तो सरसों से रिलेटेड बात निकल के आ रही है, तो इससे रिलेटेड भी कई सारे इशू निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरसों दो तरीके से यूज होती है हमारे यहाँ पे। एक तो आप लोगों को पता होगा साग वगैरह बनाया जाता है सरसों से, ठीक है, सरसों का ऐसे यूज करते हैं। दूसरा, सरसों से ही मतलब कई सारी चीजें, सरसों से ही मतलब पशु को भी यूज, मतलब पशु भी सरसों को खाते हैं। उसके अलावा जितने भी अगर गांव में देखा जाए तो जितनी भी सब्जियां वगैरह बनाई जाती हैं वो सरसों के तेल में बनाई जाती हैं, छोका लगा के, जैसे भी जिस तरीके से बनाते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बहुत से आदमी सरसों का तेल लगाते हैं सर पे। तो हर तरीके से इसको, कई तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी हम लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि सरसों को देखा जाए तो यहाँ पे इसीलिए मतलब इसको अगर ढंग से इसके ऊपर रिसर्च नहीं की जा रही है, ढंग से चीजें नहीं दिखी जा रही है, तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये बातें बोली गई है। तो जो 2010 में बीटी ब्रिंजल पे बैन लगाया गया वो देखिए टॉक्सिक बोला जा रहा था इसको, और जो एक टेस्टिंग की जाती है वो इंडिपेंडेंट वे में, और रेगुलेटरी भी जो थी वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। ये आर्टिकल में हम ये चीजें भी देखेंगे, ओके। तो जो बीटी कॉटन थी उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, वो भी आर्टिकल में आप लोग देखेंगे। उसको महाराष्ट्र की एक कंपनी थी, ठीक है, तो वो उसको फॉलो करके चल रही थी, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी, उसका इंडस्ट्रियल जितनी सारी चीजें हो रही थी, मतलब प्रमोशन सब वही कर रही थी। पर लेकिन जो मस्टर्ड है इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, DU जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो इसको सपोर्ट कर रही है, ओके। और ये सारी चीजें अभी हम आर्टिकल में आगे देखेंगे, जैसे जैसे चलता है। हमारी गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करने पर लगी हुई है। तो अब आर्टिकल थोड़ा देख लेते हैं, चीजें आप लोगों को अब समझ में आएगी। देखिए May 11, 2017 जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसका आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो कमेटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनको रिकमेंडेशन दी गई मिनिस्ट्री को, इन्होंने वेरीफाइड कर दिया कि GM क्रॉप जो होती है, सरसों जिसको बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सरसों, और ये ऐसे खेत होते हैं सरसों के। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है, वैसे तो सबने देखा ही होगा नॉर्मली। तो देखिए क्या होता है कि ये इन्होंने तो वेरीफाइड कर दिया है कि ये सही है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री पे आगे बात यहाँ पे चल रही है कि किस तरीके से इसको आगे इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो इंडिया में अगर देखा जाए तो वो रेगुलेट की जाती है कई तरीके से, मतलब पहले यहाँ से होंगी, फिर यहाँ पे जाके होंगी, फिर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के भी पास भी जाएंगी, वो भी उनको देखेंगे। तो कई उससे निकल के ये आती हैं, मतलब कई स्टेजेस से निकल के पास होके आगे आती हैं। तो कमेटी से तो पास हो गया, पर लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि मिनिस्टर को, ये बोला जा रहा है मिनिस्ट्री को, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, कि इसको पास नहीं कीजिए, जो रिकमेंडेशन दी गई है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसको पास करना चाहिए GM क्रॉप्स को, या पास नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से बीटी कॉटन को अप्लाई किया था हमने 2002 में, हमने अभी देखा, ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि बैकग्राउंड न्यूज बहुत पूछती है खासकर एग्जाम में। बीटी ब्रिंजल को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए कमर्शियल क्रॉप्स, ब्रिंजल बैंगन वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, तो उनको इंट्रोड्यूस किया था कमर्शियल क्रॉप, पर लेकिन क्या हुआ, उसको रजिस्टर कर दिया गया 2010 में, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो एक कमेटी थी, कमेटी ने अप्रूव कर दिया था ब्रिंजल को, पर लेकिन जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे उस टाइम पे जयराम रमेश जी, उन्होंने रोक लगा दी, उसको मोरिटोरियम बोलते हैं, ठीक है ना, रोक लगा देना उस पर, ठीक है। तो पब्लिक जो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी पब्लिक में, तो पब्लिक की प्रॉब्लम को, इशू को देखते हुए, और जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके इशू को देखते हुए उस पर रोक लगा दी गई। बोला क्या जा रहा था, देखिए एक तो सबसे पहली बात तो यही बोला जा रहा था कि हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है, इसके अलावा एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट डालने वाला है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए तो ये सारी बातें निकल के आई कि जिस तरीके से बीटी ब्रिंजल को, बीटी ब्रिंजल इन्वायरमेंट होता है डायरेक्ट किसमें, कंजप्शन में, मतलब डायरेक्ट हम बैंगन का भरता बनाते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो उसी तरीके से जो कॉटन है, कॉटन तो उसी तरीके से अगर कॉटन को देखा जाए वो डायरेक्टली मतलब रिलेवेंट नहीं थी, पर लेकिन अगर हम अब मस्टर्ड को देखा जाए, जो सरसों है, वो भी डायरेक्टली ब्रिंजल की तरीके से ही कनेक्ट है। तो इसीलिए इस पे भी इतने सारे इशू निकल के आए, मतलब बैंगन हो गए या फिर सरसों के साग वगैरह, तेल वगैरह, ऑयल वगैरह जो हो गए वो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, पर लेकिन कॉटन वगैरह जो पोर्शन हो गया उसको डायरेक्ट यूज नहीं करते। तो उसको इंप्लीमेंट कर दिया, सही है, पर लेकिन ये इस तरीके की चीजों को आप लोगों को ढंग से रिसर्च करनी पड़ेगी,
ओके तो जो जीएम के सपोर्टर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब एक तरीके से मतलब जो जीएम के जो अपोज है वो तो अपोज कर रहे हैं, पर लेकिन जो सपोर्टर वाले हैं कि थोड़े बहुत केसेस तो देखिए हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो इतने बड़े लेवल पे इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। पर लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, किस तरीके से जो रेगुलेटरी है मतलब जो अप्रूवल कर रही है वही उसका कमर्शियलाइजेशन भी वही सपोर्ट कर रही है, मतलब एक ही पार्टी है, वही पार्टी तो उसको अप्रूव कर रही है, ठीक है ना, और वही पार्टी क्या कर रही है, उसका कमर्शियलाइजेशन कर रही है, तो उनका तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो वो तो दोनों तरीके से इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइक को है जो बीटी ब्रिंजल को फॉलो करके चल रही थी जिसपे बैन लगाया गया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो जीएम मस्टर्ड को फॉलो करके चल रही है, तो दोनों को याद रखना है। ये देखिए महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र की कंपनी है जो बीटी ब्रिंजल को बनाने के मतलब उसके सीड बनाने में वर्क कर रही है। देखिए होता क्या है, ये सीड बनाते हैं, बीज बनाते हैं, उसको खेतों में बोया जाता है और फिर फसल काटने के बाद में फिर से सीड को खरीदना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वहां से सीड फिर से निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह की क्रॉप होती है तो बहुत ही ज्यादा बर्डन डाल देती है फार्मर के ऊपर भी, बार बार सीड खरीदने पड़ रहे हैं और महंगे सीड होते हैं, बीज जो होते हैं महंगे होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये मेज तो ये सीड प्रोड्यूस करती थी, ओके। तो इसके अलावा जीएम मस्टर्ड को अगर देखा जाए, एविडेंस प्रोवाइड कराया जाए तो मोरिटोरियम मतलब ब्रिंजल पे जिस तरीके से लगाया गया था, मैंने अभी आप लोगों को अभी बताया यहाँ पे कि जब से ब्रिंजल पे बैन लगाया तब से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया होने को कि मतलब इन्होंने कुछ चेंज किया हो, मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए हो कि कई सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके तहत चीजें निकल के आ रही हो, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मतलब जब पहले ब्रिंजल को बैन किया गया था, मस्टर्ड पे आ गए हैं हम, तब से लेके आज तक 7 साल हो गए, तब से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ओके। तो अगर ये जेन्युइनली इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो कंज्यूमर के इश्यूज हैं ट्रांसपेरेंसी को लेके, इन सब चीजों को लेके, उनके इश्यूज को सबको दूर किया जाए, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट किया जाए, मीटिंग्स अरेंज की जाए, उनको चीजें समझाई जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी अपना काम करना चाहिए, पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनानी चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको सबको एक जगह बुला के एक प्रोटोकॉल बनानी चाहिए कि इस तरीके से चीजें फॉलो करनी है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है, और इतने टाइम तक आप लोगों को पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब तक अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं निकल रहा है तब जाके इसको इंप्लीमेंट करना है, ओके। और देखिए जो हमने लास्ट आर्टिकल में भी चीजें डिस्कस की थी वो भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी बातें डिस्कस की थी कि जिस तरीके से ऐसा नहीं है कि जीएम क्रॉप से ही पैदावार बढ़ेगी। आज की डेट में अगर जो भी कंट्री देख लीजिए, अगर सरसों में देख लीजिए, बैंगन में देख लीजिए, या फिर किसी और फील्ड में भी देख लीजिए जो हम जीएम क्रॉप के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सारी कंट्री, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वो जीएम क्रॉप यूज कर रही है। मतलब वो अपनी वहां की नेचुरल जो क्रॉप है वो यूज कर कर वर्ल्ड में टॉप पे लेवल पे बैठी हुई है। तो फिर जीएम क्रॉप को इतना मतलब सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, जब किसी भी कंट्री की जो वहां की देसी क्रॉप अगर इंप्लीमेंट करके उनको ढंग से सपोर्ट किया जाए, एग्रीकल्चर के उसके फर्टिलाइजर के बेस पे सिंचाई को उसको ढंग से चीजें इंप्लीमेंट की जाए, तो वो प्रोड्यूस अच्छा कर रही है एज कंपेयर टू जीएम क्रॉप, और वही आज की डेट में टॉप प्रोड्यूसर है। जीएम क्रॉप वाली कंट्री जितनी भी, खासकर यूएसए ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, ये जीएम क्रॉप पे बहुत ज्यादा फोकस करके चलती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इतना नहीं है अगर देखा जाए इनके कंपेयर में, तो ये बातें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो अब आप लोगों को इवेल्युएट करना है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया और जेनेटिकली मॉडिफाइड कंपेयर को, दोनों को, क्रॉप को, कि आपके हिसाब से क्या सजेशन होना चाहिए। पूरा आर्टिकल आप लोग सुन चुके हैं, प्रोज और कॉन्स भी इसके देख चुके हैं, दोनों साइड की बातें सुन चुके हैं, तो आप अपने व्यूज लिखिए अब इसके ऊपर, ओके। तो अपने व्यूज इसके ऊपर लिखिए। और देखिए आज से मैं वहां पे फेसबुक पर भी मतलब पोस्ट करूंगा आप क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन मिनिमम वहां पे भी पोस्ट करूंगा, तो आप लोग वहां पे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग होंगे, करंट अफेयर के यहाँ पे रहेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे दूसरे उससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बंदे सुनते हैं एसएससी के भी, बैंकिंग के भी, तो उन सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जीएस से 1 से लेके जीएस 4 तक के जितने भी क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन फेसबुक के पेज पर पोस्ट करूंगा। VEER के नाम से फेसबुक पर पेज है, @24 वीर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से वहां पे सर्च कर सकते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा आपसे, ठीक है। आज से स्टार्ट कर देता हूं वहां पे, तो आप लोग जिनको आंसर देना है वहां पे कीजिए, और एक दूसरे के आंसर को इवेल्युएट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द हिंदू का डिस्कशन रखते हैं, बाकी हम जो फालतू के एक्स्ट्रा जो डिस्कशन है उनको हम वहां पे रखेंगे, इसके साथ में उसको मर्ज नहीं करेंगे, वरना चीजें होच-पोच हो जाएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने कल भी देखा था कि अमेरिका की यात्रा पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, तो ये चीजें हमने कल भी देखी थी, तो आज भी उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, जो ट्रंप की जो पॉलिसी है उसी के ऊपर थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस की गई है। तो प्राइम मिनिस्टर जो जाने वाले हैं, तो उनको एक देखा जा रहा है कि आज की डेट में वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था, आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम आज की डेट में चौराहे पे खड़े हैं, तो हमको यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा हमको किस किस डायरेक्शन में जाना है, यूएसए के साथ में जाना है, या रशिया के साथ में जाना है, या चाइना के साथ मिलकर कम करना है, या अपने एरिया में पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना है। तो सारे आज की डेट में अलग अलग एरिया में डिवाइड हो चुके हैं, तो वो चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं 26 जून को मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज 21 हो गई है, तो 26 को मिलने जा रहे हैं। तो अगर रिलेशन देखा जाए तो जो 2 डिकेड से रिलेशन थे,
तो 2014 में वो आके बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए। मतलब जब से ओबामा जी थे 2014 से और 17 तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए, अगर रिलेशन देखा जाए तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ओबामा थे जो यहाँ पे चीफ गेस्ट बनकर आए थे हमारे यहाँ पे। वो चीफ गेस्ट बनकर इसलिए नहीं आते थे क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पर ऊपर बैठाया जाता है और दूसरी कंट्री का चीफ गेस्ट आ रहा है उसको थोड़ा सा नीचे बैठाया जाता है, तो इनसे कहीं ना कहीं उनको बेइज्जती फील होती थी, तो इसलिए नहीं आते थे। पर लेकिन ओबामा जी ने वो सारी ट्रेंड तोड़ते हुए वो क्या है यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आए और एक नई एनर्जी देखने को मिली स्ट्रेटेजिक रिलेशन में सब जगह। पर लेकिन अगर रिलेशन को अब देखा जाए, जब से डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए, कंप्लीटली चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं, तो अब बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चीजें चल चुकी हैं। ठीक है, जो ट्रंप का रिलेशन, जो ट्रंप का देखने का नजरिया सब चीजों को अलग है, तो वो सारे इंटरनेशनल रिलेशन को फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं कि कर भी रहे हैं। जापान के साथ में देख लीजिए, यूरोप के साथ में देख लीजिए। तो इसी तरीके से अब किस तरीके की अमेरिका की पॉलिसी होगी वो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो उनका ढुलमुल रवैया है और उनकी पॉलिसी किस तरीके से निकल के आने वाली है वो भी बड़ा डिफिकल्ट है। तो हमको अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, ना कि यूएसए के हिसाब से। ओके, जिस तरीके से हमने कल भी ये चीजें डिस्कस की गई थी कि चाइना को पहले उल्टी सीधी बातें बोली थी कि मैनिपुलेटर है ये वो फलान ढिमकाना, पर नॉर्थ कोरिया का इशू आता है उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रशिया वाला इशू भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये इस्लामिक स्टेट और ये अफगान वाला इशू और नेटो वाला इशू ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे सारे, ठीक है ना। तो फिर से कोई इतना वो बनता नहीं है टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि कल ही डिस्कस किया था, 3-4 दिन भी नहीं हुए अभी। ओके, इसके अलावा देखिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कई सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि क्रिटिसाइज करते हैं टैरिफ को लेके, इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया कई सारे टैरिफ लगा देती है, जैसे सोलर पैनल को लेके ले लीजिए कि इंडिया क्या करती है, अपनी इंटरनल मार्केट को ज्यादा सपोर्ट करती है, हमारे वालों को सपोर्ट नहीं करती है। इसके अलावा जो ले लीजिए, जो प्रोफेशनल वीजा है, जो H1B वीजा है, उसको इंडिया वाले क्या करते हैं, देखिए इंडिया वाले वैसे जुगाड़ू हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब H1B वीजा वैसे नॉन इमिग्रेंट वीजा है, पर लेकिन क्या करते हैं, आराम आराम से उसको वहां पे इस तरीके से फॉलो करके चलते हैं चीजों को कि वहां से वहीं के रह जाते हैं फिर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोलते हैं। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ले लीजिए, इंडिया वाले बोलते हैं कि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये बातें बोले। हालांकि ये सारी बातें मतलब जायज नहीं है, कुछ बातें जायज है पर सारी बातें इनको जायज नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो वो अपने देश को लुभाने के लिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। तो देखिए इंडिया को अगर देखा जाए, प्रायोरिटी के बेस पे अगर देखा जाए, तो ढंग से डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से है, तो उनकी मीटिंग को एक अच्छे लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का फोकस भी नहीं है अगर इंडिया पे अगर देखा जाए, तो आज की डेट में उनकी प्रायोरिटी भी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी अपने वाले एरिया पे है, खासकर यूरोप पे उनकी ज्यादा प्रायोरिटी है, जापान को ले लीजिए या फिर टर्की और चाइना के साथ में रिलेशन पे उनका ज्यादा फोकस है, और रशिया को ले लीजिए, तो इन एरिया पे उनका ज्यादा फोकस है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया को भी इस चीज को समझना पड़ेगा, इंडिया को वही सारी चीजें सामने लेके आने पड़ेगी, वही सारे डिसीजन जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं उनके हिसाब से चीजों को सोचना पड़ेगा। देखिए वही बात होती है, हमेशा जो चीजें सामने रखो सामने वाले के हिसाब से रखो, अपने अपने फायदे में मत सोचो। तो दोनों का म्यूचुअल जो फायदा हो उसके बारे में बात करो। तो मिलिट्री कोऑपरेशन में उनके साथ में कोऑपरेट करो, क्योंकि वो अपने हथियार बेचने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो लार्ज डिफेंस परचेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो। अफगान में वो पहले भी बोला था उन्होंने, अफगानिस्तान में हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं इंडिया को साथ में लेके, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। टेरर पे वो अपना फाइट करना चाहते हैं, यहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। तो लॉन्ग पेंडिंग ऑपरेशनल जितने भी न्यूक्लियर बजट से रिलेटेड इशू है, तो उन पे अपना फोकस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहां से जितनी भी कंपनी है हमारे यहाँ पे पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उन पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरीके से जो अच्छे लेवल पे अगर ट्रंप के साथ में रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में वही है ना, उनके हिसाब से भी थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड की एक सबसे मतलब आप लोग बोल सकते हैं ताकतवर इकोनॉमी है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने अपने हिसाब से चीजें करके चलेंगे तो और कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आप इतने दिनों से आर्टिकल देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप भी इसके बारे में थोड़ा अगर लिख सकते हैं तो लिखिए कि इंडिया और यूएस के रिलेशन को किस तरीके से फॉरवर्ड करना चाहिए, किस तरीके से वे फॉरवर्ड होना चाहिए दोनों के रिलेशन में। आप भी अपने कमेंट यहाँ पर दे सकते हैं, नीचे आर्टिकल के आंसर में लिखिए आप लोग। ओके, ये आर्टिकल फ्रांस के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये फ्रांस हो गया, यहाँ पे तो ये यूरोप का मैप हो गया, नीचे स्पेन हो गया, यहाँ पे ऊपर जर्मनी वगैरह हो गया, तो ये मैप हो गया पूरा यहाँ पे, हालांकि ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। तो स्कैवेंडिंग कंट्री कौन कौन सी होती है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री रहती है ये। हर एक इंडेक्स, जितने HDI इंडेक्स ले लीजिए या कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, सब में सबसे ऊपर रहती है, शांति वाले में, हैप्पीनेस में। तो कौन कौन सी कंट्री उसमें आती है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए इमैनुअल मैक्रोन है, ये जीत के आए हैं यहाँ पे, इन्होंने ली पेन को हराया, मैरिन ली पेन, ठीक है, तो इनको इन्होंने हराया। तो आज की डेट में जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे ही है। तो जिस तरीके से अपना अगर इनको आप थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए,
तो इनको आप किससे के साथ में कंपेयर कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी के साथ में इनको कंपेयर कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी जो बनाई एन मार्चे, जो पार्टी इन्होंने बनाई, इन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी फ्रांस की 2016 में बनाई और 17 में इलेक्शन जीत के आ गए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन जीत के आ गए, पर लेकिन अगर दूसरी डायरेक्शन में इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, देखिए मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी को देखें तो लोकसभा में तो फुल मेजोरिटी है बीजेपी की, पर लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है उस लेवल पे, ठीक है। तो वही बातें बोली जा रही थी। हालांकि अब काफी अच्छे लेवल पे चीजें पहुंच चुकी है, जब से यूपी में और आईडिया में कई सारे में इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पे बढ़ी है कई सारी सीटें इनकी। तो वही सारी चीजें इनको बोला जा सकता है कि अगर ये देखिए हमको दोनों जगह मतलब वो होनी चाहिए। इसी तरीके से जो इनकी भी जो मतलब मेजोरिटी थी आज की डेट में इनकी नेशनल असेंबली में इनकी मतलब कंप्लीट मेजोरिटी हो चुकी है, जो इनकी पार्टी है ये प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की। तो बातें ये बोली जा रही है, जो पेन थी वो थी लेफ्टिस्ट, ठीक है। तो ये इनकी जो इनकी अप्रोच है ये मिक्स वाली है, मतलब ये इस तरीके से नहीं है कि किसी भी चीज को साइड में रख दे। मैरीन को तो आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की बहन थी, उसी तरीके से उसके सारी चीजें थी, मतलब इमिग्रेंट वालों को रोक दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सारे उसी तरीके की बात किया करती थी। पर लेकिन ये जो है ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं चीजों को, लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों अप्रोचों को लेकर चलते हैं, मतलब ये बुद्धा वाला पाथ अपनाते हैं जिसको मिड पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड में कहीं पे भी एक्सट्रीम नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है, तो दोनों साइड की अप्रोच लेके चल रहे हैं कि स्पेंडिंग कहां कहां खर्च करनी है, उस पर भी फोकस करना है, जॉब पे भी फोकस करना है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे भी फोकस करके चलना है और वेलफेयर स्कीम भी लेके चलनी है, तो लेबर लॉ भी इनको फ्लेक्सिबल बनाना है। तो ये दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट वाली गवर्नमेंट करती है और राइटिस्ट वाली गवर्नमेंट करती है, तो दोनों तरीके की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। और इसी तरीके की बातों को करके यूरोपियन यूनियन है जो उनके बीच में जो आइडियोलॉजी रिफ्ट बना हुआ है उसको मेंटेन रखा जा सकता है, मतलब उसको ढंग से किया जा सकता है। हील करते हैं, हील बोलते हैं सही करना, हीलिंग करना, मतलब रिफ्ट को कम करना। तो कहीं ना कहीं जो रिफ्ट बन चुका है उसको भी कम किया जा सकता है। तो कैपिटल जो है यहाँ पे फ्रांस है और जो करेंसी है यूरो है, जो कि कहाँ की है, यूरोपियन यूनियन की, और खुद की भी इनकी करेंसी है जिसको बोलते हैं CFP फ्रैंक, ठीक है ना। तो ये इनकी खुद की भी करेंसी है, आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, ओके। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड बातें थी फ्रांस से, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर पता होना चाहिए अपने एरिया में हो क्या रहा है। न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देख लेते हैं। पेज फर्स्ट पे और पेज 10 पे न्यूज दे रखी है, CS कर्णन जी से रिलेटेड है। ये जज हैं, देखिए फर्स्ट ऐसे इंडिया के जज हैं जिनके ऊपर केस चलते चलते रिटायर हुए हैं और ये फरार थे, अब इनको पकड़ा गया है। तो सबसे पहले तो इनको इंपीचमेंट करने की बात की गई थी, तो फर्स्ट सिटिंग जज है, पहले तो यही समझ लीजिए, जिनको इंप्रिजनमेंट किया गया है 6 मंथ का बाय सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, मतलब क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर की बेंच थी जज की, ठीक है ना, तो इन्होंने उनका बात नहीं मानी है ये, बल्कि वो कुछ बोल रहे हैं, इनको अपोजिट में बातें बोल रहे हैं। हम काफी चीजें इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। देखिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, अगर आप मतलब किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है तो क्या होता है, अगर उसको बुलाया जाता है तो फर्स्ट टाइम पे ही वहां पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाता है तो फिर से वही जज वहां पे सामने मिलता है जिसको आपने अवहेलना की है, तो फिर से वो अच्छे से क्लास लेगा, अच्छे से जो भी मतलब दंड देगा फिर बहुत अच्छे से दिए जाएंगे उस टाइम पे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट जज हैं। तो देखिए इंपीचमेंट की बात आती है तो सबसे बड़ी बात दो और निकल के आती है कि देखिए जुडिशरी के पास में कहीं ना कहीं जुडिशरी यहाँ पे पैरालाइज दिख रही थी। क्या? उनका जज इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है और वो है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो इंपीचमेंट करने का कंप्लीट प्रोसेस है वो जुडिशरी के हाथ में है ही नहीं कहीं पे भी, वो कंप्लीटली हमारी किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में है। वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा इसको। जो प्रोसीडिंग होती है तो प्रेसिडेंट से स्पेशल चलती है कि वहां से स्टेट होकर चलती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए उसके लिए, देखिए पार्लियामेंट में होती है, ये बात होनी चाहिए सबसे पहले, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। 50 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए राज्यसभा में और 100 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए लोकसभा में किसी भी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। याद रखना है आप लोगों को, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार निकल के आते हैं। अगर यहां से या तो या लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पे भी अगर साइन हो जाता है तो 3 मेंबर की कमेटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इशू को देखा जाता है कि इन्होंने मिसबिहेव किया है या इनकैपेसिटी है, दोनों के ऊपर इंपीचमेंट किया जाता है। अगर ये यहां पे बोल देते हैं कि हाँ दोनों में से कोई सा भी यहां पे हो रहा है तो फिर 2/3 मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है उसी सभा में, जिस भी मतलब लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा में, राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा में। फिर सेम प्रोसेस दूसरे उसमें किया जाता है, दूसरे हाउस में भेजा जाता है, ठीक है। तो फिर जैसे लोकसभा से फिर राज्यसभा में, राज्यसभा से लोकसभा में, फिर उसके बाद में क्या होता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि इनको रिमूव कर दी जाए। तो ये कंप्लीट इंपीचमेंट का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस फॉलो करके चलते हैं। तो ये प्रोसेस की बात भी इनके ऊपर बोली जा रही थी, पर ये रिटायर हो गए उससे पहले ही। जिस तरीके की हरकतें यहां से निकल के आ रही थी वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रोसेस याद रखना है थोड़ा सा इसके बारे में।
इसके अलावा पेज 7 पे न्यूज है फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड। इंडिजिनियसली मतलब होता है देश में ही डेवलप की गई है। फ्लोटिंग डॉक्ड मतलब डॉक्ट होता है जहां पे मतलब चीजों को रखा जाए, सही किया जाए, सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। तो क्या किया जा रहा है, इससे नेवी की कैपेबिलिटी इनहेंस होगी, सर्विस प्रोवाइड कराने की, रिपेयर कराने की, मेंटेनेंस की, जो शिप वगैरह होते हैं उनकी। तो ये जो इंडिजिनियसली डेवलप टाइप बनाया किसके द्वारा गया है, लार्सन एंड टर्बो। एलएनटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से बंदे जॉब भी करके छोड़ के आए होंगे वहां पे, तो काफी अच्छी कंपनी है ये। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है तो FDN2 इसका नाम 2 रखा गया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 1 हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो कहां पे किया गया, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कट्टाउपल्ली में लॉन्च किया गया तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई वाले एरिया में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि ये दूसरी है, फर्स्ट भी हम लोग पे ऑलरेडी है, पर लेकिन इंडिजिनियसली डेवलप्ड फर्स्ट है ये, मतलब जो हमने खुद ने डेवलप किया हमारे देश में वो फर्स्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। वैसे ये सेकंड है, ठीक है। तो इसके जो बोला जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कि अंडमान निकोबार में इसको रखा जाएगा। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंडमान निकोबार वाला एरिया। देखिए मैप को हम लोग देख लेते हैं, पर लेकिन कभी भी इस तरीके से एनालाइज नहीं करते जिस तरीके क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम लोगों ने देख लिया, मैप के बारे में देख लेते हैं, ये अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पे ऊपर ये हो गया, नीचे हो गया, इतने आइलैंड है, सब रट लेते हैं, पर लेकिन कभी एनालिसिस नहीं करते हैं कि यहाँ से कितना दूर पड़ सकता है, उस वाले एरिया से दूसरे वाले एरिया से कितना दूर पड़ सकता है। तो यूपीएससी आजकल जो क्वेश्चन पूछ रही है एनालिटिकल बेस पूछ रही है, तो यहाँ से कितना दूर पड़ेगा, यहाँ से कितना दूर पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, मैप को थोड़ा सा 10-10 मिनट डेली देखा कीजिए आप लोग, ओके। पेज 9 पे न्यूज है, देखिए पहले तो फार्मर से रिलेटेड बात है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, पहले बता चुका हूँ। लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर और स्मॉल फार्मर जो होते हैं, तो मार्जिनल फार्मर तो जिनकी 2 हेक्टेयर से नीचे जमीन होती है तो उनको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। मीडियम फार्मर बोलते हैं 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच में जमीन होती है और 5 हेक्टेयर की उससे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे लोन की बात की गई है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर। तो यहाँ पे बोला गया आज की डेट में भी इंडियन एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड है 69% जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है डिपेंडेंट रहते हैं, वो लोन लेते हैं, वो नॉन बैंकिंग सोर्स से लेते हैं, मतलब इधर उधर से उधार लीजिए, भाई मुझे उधार दे दे, तू उधार दे दे, वो उधार दे दे, तो वहां से उधारी ज्यादा ली जाती है आज की डेट में भी अगर देखा जाए। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड दे रखा है और परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक्स, तो ये देखिए कितने कम यहाँ पे ले रहे हैं। तो मैक्सिमम जो लेते हैं वो कहां से लेते हैं, वो अपने पड़ोसी से ले लीजिए या फिर साहूकार जो रहते हैं गांव में उससे ले लीजिए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बहुत गलत बात है, अगर बैंक से लेके चलेंगे तो सारी बातें रहेंगी। और सबसे पहला इनके हाथ में एक ऑप्शन और आ जाता है, अगर बैंक से ले रहे हैं तो बैंक से लोन माफ करने की भी बात आ जाती है, साहूकार से लेंगे तो लोन माफ भी नहीं होगा। तो ये भी मतलब पॉइंट देखा जाए तो ये भी फायदेमंद है किसानों के लिए, तो बैंक से लोन लेना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए काफी अच्छा ये आर्टिकल है, यहाँ पे पेज 11 पे आर्टिकल है। तो ये है दलवीर जी हैं, ठीक है, दलवीर भंडारी। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां पे हमारे चीफ जस्टिस थे, तो इनको फिर से इनका नाम दे दिया गया, नॉमिनेट किया गया है। क्यों, क्योंकि देखिए वहां पे देखिए कुलभूषण जाधव जी का भी केस चल रहा है, जिनको पकड़ा गया था पाकिस्तान के द्वारा, उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। तो वो केस आज की डेट में कहां पे पहुंच चुका है, वो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में पहुंच चुका है। तो आप लोगों को कई सारी चीजें याद रखनी है इसके बारे में। तो ये है यहाँ पे इनका पिक्चर भी मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पे देखिए 9 जो जज होते हैं, जज की जो टर्म होती है वो 9 ईयर होता है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ जो पोस्टिंग होती है उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है वो 15 होती है। तो देख लीजिए आप लोगों को याद रखना है, जो हेडक्वार्टर वो नीदरलैंड में हैग में, ठीक है। तो 193 जो है मेंबर है टोटल इसकी पार्टी है आज की डेट में। तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, इसको रीनोमिनेट कर दिया गया हमारी साइड से, अभी भी ये है वहां पे, ओके। तो ये सबसे पहले आप लोगों को 2 चीजें याद रखनी है, कितने जज होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, इनको अपॉइंट कौन करता है। तो जो देखिए अभी हमने नॉमिनेट किया है, अभी जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नाम नॉमिनेट किया गया बीजेपी के द्वारा, इसी तरीके से हमने नॉमिनेट किया है, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। तो जब इलेक्टेड किया जाएगा 9 ईयर के लिए टर्म के लिए, तो वो कौन करेगा, तो यूएन की असेंबली जो है वो वोट करेगी और सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं। पता है कौन कौन है, वैसे तो पता ही होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए फिर भी क्या जा रहा है। तो देखिए ये बात हो गई। इसके अलावा जो फाउंड किया था इसका फाउंडेशन 1945 में इसको फाउंड किया गया था, ओके। इसका हेडक्वार्टर हम लोगों ने देखा। तो होता क्या यहाँ पे, एक ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है, पूछा जा सकता है कोई भी कंट्री यहाँ पे जा सकती है, नहीं कोई भी कंट्री यहाँ पे नहीं जा सकती है, जो इसके मेंबर है वही यहाँ पे जा सकते हैं। तो मेंबर स्टेटों के लिए होता है ये, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके वहां पे अपना केस लेके चला जाएगा और कंट्री जाएगी वहां पे केस लेके, ऐसा नहीं है। कल को लड़ाई हो गई किसी 2 आदमी की, वो चले गए भैया मेरी इसके साथ में लड़ाई होगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको सुलझाओ, तो वहां पे ओनली कंट्री ही जाएगी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ओके।
इसके अलावा देखिए पेज 14 पे न्यूज है, फार्म का जो डेब्ट है उसको वेव करने की बात चली है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये रिपोर्ट में बोला गया कि उनको फार्मर को जो लोन है उनको वेव कर दिया जाए, मतलब मिटा दिया जाए, ठीक है, वेवर की बात चल रही है। तो इसी तरीके से कई सारी बातें और भी निकल के आती है। फिस्कल डेफिसिट का गोल हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था फिस्कल के ऊपर जो FRBM एक्ट देखा था हमने, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके ऊपर एक कमेटी सेट की गई थी, कमेटी का नाम लिखिए। इसके बाद में आप लोगों को बताना है डेब्ट टू जो GDP रेशो था, टोटल जो बोला गया था 60% बोला था कि आज की डेट में 60% तक उसको लेके आना है। तो 60% में से मैंने आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना है कि कितना परसेंट सेंटर को करना है और कितना परसेंट स्टेट को करना है। बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं उसको मैं आर्टिकल में, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों चीजें बतानी है, कितना परसेंट सेंटर को करना है और कितना परसेंट स्टेट को करना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बतानी है आप लोगों को, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को समझा चुका हूं बहुत ही अच्छे से, मतलब जितना आदमी कमाई कर रहा है उससे ज्यादा खर्च कर दे रहा है तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। एक साल का गवर्नमेंट का निकाला जाता है ये, ओके। पेज 14 पर ये न्यूज है ट्रम्प से रिलेटेड, ट्रम्प का जो इंपैक्ट जो जेनरिक फार्मा मेडिसिन के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए जेनरिक मेडिसिन जो होती है एक तो होती है नॉर्मल मेडिसिन, उसको जो मॉडिफाइड करके जो दवाई बनाई जाती है उसको जेनरिक मेडिसिन बोला जाता है, ठीक है। अगर जेनरिक मेडिसिन की बात की जाए, इंडिया की जो इकोनॉमी है लगभग 12 बिलियन हमारे यहाँ पे इकोनॉमी है, मतलब 12 बिलियन का हम ड्रग्स का एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस से भी अच्छी खासी एक मार्केट है हमारे यहाँ पे सॉरी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाए, ये बोला जा रहा है कि वो उसको बैन करेंगे क्या, तो बैन नहीं करेंगे ये बोला जा रहा है। हाँ थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं, वो उनका फोकस ये रहता है कि हमारी कंट्री ज्यादा चीजों को इंपोर्ट न करे कहीं से भी, हम खुद के यहाँ पे बनाए। तो देखिए जो इंडिया की जो फार्मा कंपनी है, एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम चीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वालिटी हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड की है और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी अफोर्डेबल है, महंगी नहीं है। तो कोई भी आदमी क्यों खरीदेगा चीजों को जो अफोर्डेबल होगी। तो जेनरिक दवाई हमारी अफोर्डेबल भी नहीं है, तो मतलब अफोर्डेबल भी है, बहुत आसानी से मिल जाती है, अवेलेबल रहती है, अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। तो इन सब चीजों को देखते हुए और कुछ भी चीज उनको हटानी है वहां से तो टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो झट मंगनी पट बिहा कर देंगे, तो टाइम लगेगा किसी भी चीज को करने में। तो देख लीजिए कैसे कैसे वो चीजें निकल के आती हैं, आगे आगे स्टेप्स लगेंगे। बहुत सारी क्लियरिटी तो हमारे माइंड में 26 के बाद में आ जाएगी कि हमारे रिलेशन किस तरीके से यूएसए के साथ में चलने वाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट विजिट है हम लोगों की वहां पे, ओके। पेज 16 पे न्यूज है, देखिए कोहली और जो कोच हैं कुंबले के बीच में लड़ाई चल रही थी लगभग, तो उन्होंने क्विट कर दिया है। तो अब देखिए कौन निकल के आता है। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि आज की डेट में जो BCCI के ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल जो विजिट हो रही थी तो उसमें भी चीजों को बोला गया, तो डिसीजन जो निकल के आया ये क्विट करने की बात कर रहे हैं, मतलब हेड कोच से यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से अब नए कोच निकल के आते हैं, आप लोगों को पता ही है किस तरीके की कंडीशन चल रही है आज की डेट में। जो कंप्लीट जो हम लोगों ने कमेटी भी देखी थी उसके बारे में भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है वो विनोद राय जी के अंडर में काम कर रही है पूरा BCCI का फंक्शनिंग देखने के लिए, तो वो सारी एक अलग चीजें हैं। पेज 18 पे न्यूज है नासा के बारे में। नासा उसी तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं जिस तरीके से नासा यूएसए में हो गई और इसरो हमारी इंडिया में हो गई। नासा यूएसए में हो गई, इसरो इंडिया में हो गई। इसी तरीके से चाइना की कंपनी का और जापान की कंपनी का भी आप लोग नाम बताइए, ठीक है ना। चाइना की कंपनी का, जापान की कंपनी का, और मतलब 4 का लिखिए, चाइना, जापान और यूरोप और रशिया। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती है सारी। तो चाइना, जापान, यूरोप, रूसिया, 4 के बारे में लिखिए जिस तरीके से नासा के बारे में हम लोग जानते हैं और इंडिया की इसरो के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने क्या देखा है, एक्सोप्लैनेट बोला जाता है, जो हमारे एरिया है जितना भी अर्थ का, मतलब हमारा जो खुद का जो हमारी खुद की जो गैलेक्सी है उससे बाहर की जो बातें की जाती है। तो वहां पे ये बोला गया कि 10 जो है अर्थ लाइक प्लैनेट यहाँ पे खोजने की बात की जा रही है, ओके। तो इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे केपलर मिशन का नाम याद रखना है। तो ये सर्च कर रहा है ये सारी चीजें, तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था ये। तो ये ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो 10 अर्थ लाइक जो प्लैनेट बोले गए हैं इन पे लिक्विड वाटर पाने की बात कर रही है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो मिल्की वे बोला जाता है जो हमारे वाली गैलेक्सी है। तो ये 2009 में लॉन्च किया गया था, ओके। तो आप लोगों को याद रखनी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कई बार पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा देखिए रामकृष्ण मिशन के बारे में मैंने पूछा था, उनके लीडर जो है एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने पूछा था किसने स्टार्ट किया था इनको। तो ये स्टार्ट किया जाता विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में, ठीक है, 1907 में। इसके अलावा ये किसके लिए है, देखिए वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब मेडिकल फैसिलिटी या फिर एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटी, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब सोसाइटी के अच्छे के लिए यहाँ पे चीजें की जाती हैं सारी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेलारूस मटवीप्स को बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे, ओके। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल फॉर्मर जो के विनोद राय जी हैं वो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। राइट टू वोट के बारे में मैंने पूछा था, ये नाइदर फंडामेंटल राइट है नो ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक स्टैट्यूटरी या फिर लीगल राइट आप इसको बोल सकते हैं। आर्टिकल 370 के अंदर इसको बोला जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्ट जो 1952 के अंदर इसको रखा गया है। देखिए इसको फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजों पे हम बैन लगा देते हैं। मान लीजिए कोई जेल में पड़ा हुआ है, उसको वोटिंग डालने का राइट नहीं दे रहा है, किसी ने कुछ काम कर दिया उल्टे सीधे, तो हम इस पे
मतलब क्या करते हैं, रोक लगा सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट पे कोई भी इस तरीके से रोक नहीं लगा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है चीजें, ठीक है। स्टैच्यूटरी या लीगल राइट, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है ELISA, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एक तो ये, दूसरा क्या है, दूसरा है ELISA। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, लेजर इंटर, देखिए दोनों में जो नाम को इसको देखा जाए ना, यहाँ पे ये कैपिटल ई है और यहाँ पे स्मॉल ई है। तो मैंने पूछा तो ये था, पर लेकिन आंसर बहुत सारों ने ये दे दिया, तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी अब यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों के लेके। तो आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसका नाम ये है और दूसरे का नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो ये एक एंटीना है जो कि ग्रेविटेशनल वेव को चेक करने के लिए यूरोपियन एजेंसी ने बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाए, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे डाल दिया है। तो इसके देखिए अब आप लोग PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या तो स्टडी IQ के नीचे टेलीग्राम का वो है चैनल, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या स्टडी IQ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या वीर के नाम से फेसबुक से लिंक अवेलेबल है, मतलब वहाँ पे भी मैं डालता हूँ, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब चीज़ों के लिंक जो है आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आराम से चीज़ें देखिए, पसंद आती है तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आती है तो फिर शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे कि दूसरों का भी फायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।